नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मित्रों, मैंने प्राचीन इतिहास में अभी तक आप लोगों को मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया, शुंग वंश के बारे में बताया और आज मैं आप लोग को गुप्त वंश की प्रतापी शासक समुद्रगुप्त की जानकारी देने वाला हूँ। इसके पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना का जिक्र मैंने किया था अपने पिछले वीडियो में और बताया था कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया और उसके बाद श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच और उसके बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ही सर्वप्रथम महाराजाधिराज के पद धारण किया। आज हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कारण, जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर विजय प्राप्त किया, उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसने अधिकांश भागों में सत्ता स्थापित किया। उसने धुआंधार विजय किया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ उसने जो है साहसिक विजय अभियान चलाया। उसकी विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आधुनिक जो प्रयागराज है वहाँ पे है, तो कौशाम्बी में इसका वो मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन, जो कि इस दरबारी कवि था, उसके द्वारा समुद्रगुप्त के साहसिक विजयों का, सामरिक अभियानों का डिटेल्स में उसने वर्णन किया है। तो समुद्रगुप्त के सामरिक अभियानों की जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जब अपना उत्तर का अभियान चलाया, उत्तर भारत का जो अभियान चलाया, उसमें 9 आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया, जिसमें अच्युत, नागसेन और गणपति नाग प्रमुख थे। इन शासकों को पराजित कर, 9 आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर, उसने इस पर प्रत्यक्ष कब्जा कर लिया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जो राज्य थे उन पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया। दक्षिण की विजय के संदर्भ में उसने एक अलग नीति अपनाई, जिसे दक्षिण की विजय के संदर्भ में उसकी जो नीति थी उसे ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति कहा जाता है। ग्रहण मतलब कि वो विजय प्राप्त करता था, मोक्ष उसके बाद वो मुक्त कर देता था राज्य को, राज्य को मुक्त कर देता था, और अनुग्रह करते हुए राज्य को लौटाकर जो है शत्रु पर दया करता था और वहाँ से कर वसूलता था। तो इसी नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहा जाता है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाई। दक्षिणापथ की विजय के संदर्भ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई और उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ की विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय की संज्ञा किसने दिया है, तो राय चौधरी ने दिया है। जो गणतंत्री राज्य थी उस समय की, समुद्रगुप्त के समय, उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीति थी वो सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन के द्वारा उसने वहाँ के जो शासन थी उनको प्रतिष्ठित किया। ये जो उस समय के जो ये गणतंत्री राज्य थे। और उसके बाद जो इतनी उसके विजय अभियानों से जो आसपास के छोटे और विदेशी यवन शासक थे वो भी काफ़ी भयभीत हो गए और शक कुषाण एवं मुरुंड शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया। जो इसके सीमावर्ती राज्य पे शक थे,
मुरुंड थे, कुषाण थे, इन लोगों ने समुद्रगुप्त के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और आत्मनिवेदन, कन कन्यो कन्योपायन और गुरुत्वमंदक की नीति अपनाते हुए उसकी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया। शक, कुषाण और मुरुंडों ने आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्वमंदक की नीति अपनाते हुए समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया। आत्मनिवेदन के तत्व क्या करते थे कि सम्राट के सामने वो स्वयं हाजिर होते थे और कन्योपायन के अंतर्गत वे अपनी कन्याओं, अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजाओं के साथ करते थे और गुरुत्वमंदक के अंतर्गत वो स्व विषय भुक्त याचना, शासन याचना, अपने विषय या भुक्त के लिए शासनादेश प्राप्त करते थे। क्या करते थे? शक, कुषाण, मुरुंड आदि जो शासक थे वो सम्राट के सामने हाजिर होते थे, अपनी पुत्रियों की शादी गुप्त शासकों के साथ करते थे और अपनी भुक्तियों पर स्वयं शासन करने के लिए शासनादेश प्राप्त करते थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त के जो उत्तर की विजय अभियान था उस पर उत्तर के प्रति जो उसकी नीति थी प्रस्फोधरण, प्रत्यक्ष रूप से उसने शासन स्थापित किया। दक्षिणापथ के संदर्भ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। लिच्छवी जो गणतंत्री राज्य थी उन पर उसने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन की नीति अपनाई। जो शक, कुषाण, मुरुंड और आदि जो ये समावर्ती जो शासक थे, यमन वगैरह थे, उसमें आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्वमंदक की नीति अपनाई। इन माध्यम से उन पर शासन व्यवस्था वहाँ पे स्थापित किया उसने। स्मिथ कौन कहा? अब एक प्रश्न भी उठता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक ही नहीं था, बल्कि वह कवि भी था। उसके सिक्कों पे उसने कविराज की उपाधि धारण किया। वह एक अच्छा संगीतज्ञ भी था। वीणा बजाते हुए उसकी मुद्राएं मिली है, उसके सिक्कों पर से वीणा बजाते हुए देखा गया है। इसके अलावा वो विद्या का संरक्षक भी था। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। हरिशेन जैसे विद्वान उसमें थे। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी थी। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। उसने उत्तर भारत की विजय के संबंध में प्रत्यक्ष शासन की प्रस्फोधरण नीति, दक्षिणापथ के संबंध में जो है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति और शक, मुरुंडों के प्रति जो है आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्वमंदक की नीति तथा गणतंत्री राज्यों के प्रति जो है उसने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन की नीति उसने अपनाई और इसके माध्यम से उसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त ने 335 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईस्वी से 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।